हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सीआईबी रिटेल बैंकिंग के यूनिट 11 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीवरी चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो समय को न वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिलीवरी चैनल में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं लाइन टू लाइन और समझते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन has to happen through different channel and choice are to be offered to a customer to experience the optimum channel mix and maximum satisfaction। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं और जो भी उसको डिलीवरी करने के चैनल हैं, उनसे ये कोशिश करनी चाहिए कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, let us discuss the detail in efficacy of different channels in real banking. Multi-channel distribution is the practice adopted by the almost all the bank for total customer experience। तो ज़्यादातर बैंक जो हैं दोस्तों, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रैक्टिस में ला चुके हैं, जिससे जिससे कि हर तरह के कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके, उनका अनुभव अच्छा बनाया जा सके। ईच चैनल आइदर डायरेक्ट और रिमोट हैज इट प्लसेस एंड माइनसेस। ठीक है, उनमें से हर एक चैनल के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक प्लस और माइनस जुड़ा रहता है किसी भी चीज़ से। आगे है, डायरेक्ट चैनल में बी बेस्ट फॉर फिट फॉर कंजर्वेटिव कस्टमर वेयर एज यंग एंड टेक सेवी कस्टमर में ऑफ द रिमोट चैनल। ठीक है दोस्तों, तो जो गांव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए तो जो फिजिकल चैनल है, ब्रांच लेवल पे जाके अपनी सर्विस को लेना, यह बेस्ट लगता है दोस्तों। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ब्रांच में जाना नहीं चाहते और रिमोट चैनल से ये बैंक की सर्विस का लाभ उठाते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग एक छोटे से इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरह के सर्विस चैनल, डिलीवरी चैनल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पहले देखें दोस्तों, ये डिलीवरी चैनल्स हैं। इसमें दो तरह के फॉर्म हो गए, एक तो फिजिकल चैनल हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक का रिमोट चैनल हो गया। फिजिकल फॉर्म में दो चीज़ें आती है, एक तो ब्रांच लेवल पे जाना है और एक ब्रांच का एक्सटेंशन काउंटर होता है। मान लिया किसी मेन जगह पे, सिटी पे या आपके मार्केट साइड में एक ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कई चारों तरफ से लोग आएंगे, गांव-गांव से, दूर-दूर से लोग आते हैं। तो एक ही ब्रांच में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है क्राउड मैनेजमेंट के लिए। तो बैंक ये समझता है कि चलो एक जिधर से ज़्यादा भीड़ आ रही है उस एरिया में एक एक्सटेंशन काउंटर खोल दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्सटेंशन काउंटर का फार्मूला और ये ब्रांच का फार्मूला। और ये जो एक्सटेंशन काउंटर रहेगा दोस्तों, ये उसी ब्रांच से लिंक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल या रिमोट चैनल में क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल में दोस्तों, इसमें कई तरह के सर्विस आपको दी जा रही हैं, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से एटीएम एंड मोबाइल बैंकिंग तो ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि नेट बैंकिंग जो है, जो सिटी के लोग हैं, मेट्रोस के लोग हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं फिजिकल और डायरेक्ट चैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल एंड डायरेक्ट चैनल में आपको बताया कि एक तो ब्रांच होता है, दूसरा एक्सटेंशन काउंटर। तो ब्रांच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ब्रांच इज द प्राइमरी डायरेक्ट चैनल दैट ड्राइव्स रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी डायरेक्ट चैनल है। रिसर्च स्टडीज हैव पॉइंटेड आउट दैट with all the remote channels available to enhance the customer experience of retail banking services to
preference for the bricks and mortar format has raised supreme among कस्टमर। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कि भले चाहे जितने ही डिलीवरी चैनल हो जाए, लेकिन जो ब्रांच लेवल, ये ब्रिक्स एंड मोटार, इसका मतलब है जो ईंट वगैरह से घर बन रहे हैं दोस्तों, मतलब जो ब्रांच है वो हमेशा लीड बनाए हुए। ठीक है दोस्तों, द मेन रीजन फॉर द सेम आर, अब इसके रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों ब्रांच टेंजिबिलिटी एंड इनटेंजिबिलिटी नेचर ऑफ द बैंकिंग सर्विस। ठीक है, अब ब्रांच में हर आदमी सीधा जो कस्टमर देने वाला है, सर्विस देने वाला है, कस्टमर सीधा सर्विस देने वाले से अटैच रहता है, उसको सेटिस्फैक्शन है, उनसे एक बार बात कर लिया तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है, जबकि रिमोट चैनल में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन द ब्रांच प्रोमाइसेज इन्फ्यूज सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, वही बताया, कॉन्फिडेंस, माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ब्रांच में आए हैं और ये मेरा बैंक है, हमने अपना पैसा इसमें जमा किया। ठीक है दोस्तों, दैट दे आर ओनली physically involved in the transaction but also feel the service experience at the branches। ठीक है दोस्तों, personal at the branch retail relate with the customer for their transaction। ठीक है दोस्तों, communication happens directly with the bank staff, ये आपको बता ही दिया, physically seeing the bank staff and effecting the transaction brings in the sense of bonding with the bank staff and which in turns enhance the loyalty factor। ठीक है दोस्तों, इससे उनका लॉयल्टी फैक्टर जो है मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो कम पैसे वाले लोग हैं दोस्तों, या गांव के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर आता है दोस्तों कि बैंक के स्टाफ से अगर उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है दोस्तों, और वो लॉयल भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन एक्सप्लेन टू द कस्टमर डायरेक्टली इन द ब्रांच बाय द स्टाफ क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द थ्रू द अदर चैनल। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कि जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली किसी कस्टमर को कोई बैंक का स्टाफ सीधे उनको समझाता है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ग्रो करने में। अ गुड ब्रांच ले आउट एंड एम्बियंस enhance the feel good factor among the customer and strength the relationship with the bank। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रांच का अपीयरेंस अच्छा है, उसका लुक अच्छा है दोस्तों, तो उनको ये लगता है चलो बैंक चलते हैं। जैसे प्राइवेट बैंकों का देखें दोस्तों, अच्छा फर्निशिंग रहता है, एसी लगा रहता है, तो जो कस्टमर नहीं जाना चाहता वो भी सोचता है चलो 10 मिनट एसी में खड़े होके आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कस्टमर का रिलेशनशिप बैंक से स्ट्रांग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंट। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर ब्रांच पे आपका ब्रांच जो है एक डिलीवरी चैनल है, तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, तो उसमें है ब्रांच का लेआउट और एम्बियंट, मतलब ब्रांच किस तरह से सुसज्जित होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जा रही है। द लेआउट ऑफ द ब्रांच इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग द एम्बियंस ऑफ द ब्रांच। ठीक है दोस्तों, लेआउट क्या है दोस्तों, ये है कि कैशियर साहब कहाँ बैठ रहे हैं, अकाउंटेंट साहब कहाँ बैठ रहे हैं, और अधिकारी कहाँ बैठ रहे हैं, मैनेजर का केबिन कहाँ, ये लेआउट बोला जाता है दोस्तों। तो इस मैनर में किया जाना चाहिए, नहीं तो पता चला कैशियर साहब इस कोने में बैठे हैं, अकाउंटेंट साहब उस कोने में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, जिससे कि काम तुरंत हो जाए। अब एक आदमी इस कोने में आया, फिर बोला नहीं जाओ अकाउंटेंट के पास, तो उस साइड जाए, तो उसको थोड़ा सा चिढ़ होने लगती है। तो ये सब लेआउट पे मैटर करता है कि किसको कहाँ पे बैठना है। ठीक है दोस्तों, इसी को लेआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रांच लेआउट में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द वेरियस सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, जो आपको बताया, विद इन द ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर शुड फील कंफर्टेबल व्हेन दे आर inside the branch. The ambient of the branch should be such that increasing the comfort। ठीक है दोस्तों, फैक्टर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, ये हम आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब देखें एडवांटेज क्या है, अगर आपका
अगर आपका बैंक का लेआउट अच्छा है तो उसके एडवांटेज क्या है दोस्तों? द एडवांटेज ऑफ ए गुड ब्रांच लेआउट। तो एडवांटेज है दोस्तों, promotes efficiency as it will ensure smooth flow of service which result in the टाइम बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, ये इफ़िशियंसी भी बढ़ाता है। अगर ब्रांच का लेआउट एम्बियंट अच्छा है तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ाता है। स्टाफ के तौर पे भी आप बात कर लें, देखें जिस ब्रांच में, रिमोट के ब्रांचेज में एसी नहीं है, पंखे नहीं हैं, वहाँ का क्या हाल होता है? तो स्टाफ सोचता है कि चलो यार ये काम निपटाओ और चलो जल्दी से घर चलते हैं। लेकिन जहाँ पे एसी वगैरह लगी है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, वहाँ स्टाफ ये सोचते हैं अरे यार उधर के किस लिए घर जाओगे, 1 घंटे और बैठो। तो इस ढंग से ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रमोट्स इफ़िशियंसी एज इट विल इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विस विच रिजल्ट इन द टाइम बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है, ये हो गया। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ वेरियस सर्विस फैसिलिटी, इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, इनका ये कहना है दोस्तों कि अगर आपका लेआउट अच्छा है तो उसमें जो स्टाफ है या कस्टमर हैं उसमें इफ़ेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। और अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो आपका काम भी जल्दी होता है। नहीं तो पता चला इस तरह से वो कुछ और बोला, या आपका जो पार्ट टाइमर है उसको कुछ मैसेज दिया कि जाओ भैया ये कस्टमर इंफॉर्मेशन में ये कर दो, तो जाकर कुछ और कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर ब्रांच का लेआउट अच्छा है तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए अच्छा था। अब चाहे वो स्टाफ के बीच में या कस्टमर, दोनों के बीच में काम करता है। ठीक दोस्तों, अगला है प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड कॉन्जीनियल वर्क इन्वायरमेंट टू द स्टाफ विच रिजल्ट इन हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन एज ए मोरल बूस्टर। ठीक है दोस्तों, इससे मोरल भी बढ़ता है स्टाफ का। सर्व एज एन इमेज building tool for the बैंक because the layout creates a good impression and generates goodwill in the mind of the customer। ठीक है दोस्तों, अगर आपका लेआउट अच्छा है दोस्तों तो ये बैंक के इम्प्रेशन को भी बनाता है, गुडविल को भी बनाता है, और कस्टमर के माइंड में हो जाता है नहीं ये इतना सारा ये किया है तो ये बैंक अच्छा होगा, इसके पास ज़्यादा पैसा होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये कहीं भागेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इट आल्सो हेल्प इन रिड्यूस कॉस्ट एज द फैसिलिटीज़ आर प्लान फॉर मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी विच रिजल्ट इज इट्स इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छे ढंग से हर चीज़ का लेआउट रहेगा दोस्तों तो इसमें कॉस्ट, कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी। इसमें है दोस्तों एवल्यूएशन ऑफ ब्रांच एज ए डिलीवरी चैनल undergone a paradigm change. The concept of delivery of services at branch level has changed over the year. In the early days of banking standard, front office with lengthy counter separated the customer and staff will deliver the service across the काउंटर। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या था दोस्तों, जब कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था तो बहुत बड़े बड़े लेजर होते थे, और जो मैनेजर्स के टेबल होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, और लोग उस पर बहुत सारे रजिस्टर्स, लेज़र्स, ये सारी चीज़ें रखी रहती थी। लेकिन आजकल दोस्तों नए सिनेरियो में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपके पास एक मॉनिटर रहता है कंप्यूटर का, आप उसी में सारी चीज़ें, डाटा आप उसमें देखते हैं और उनको सर्विस देते हैं। तो ये भी बदलते हुए समय में बदला हुआ है दोस्तों। अब आगे देखते हैं पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज। द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच हैज़ moved from plain vanilla approach to a more specialized approach over the year. Instead of one shop of all branches designing, हाँ तो पहले क्या था दोस्तों कि अलग अलग काउंटर पे अलग अलग काम होते थे। भैया यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे लोन देखा जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं बताएंगे, यहाँ पे मैनेजर साहब ये नहीं कर पाएंगे, अच्छा कार्ड तो उनके पास रखा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे एक ही काउंटर पे आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बैंक में किसी ने फ़ोन किया आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, ये कुछ भी तरह की परेशानी है दोस्तों, तो लोग सीधे ब्रांच में आते हैं और वहाँ से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो गया पर्सनल बैंकिंग एट ब्रांचेस। अब जब आप ब्रांच में गए और अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है दोस्तों, तो आपको इरिटेशन होगा, हाँ, कि किस ढंग से काम हो रहा है, यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो लेज़ी हैं। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों, अगर आपके पास सही कस्टमर सही जगह पे आप लोकेटेड हैं और जिसको लोन का काम है वो एडवांस सेक्शन में चला गया और अपना काम कर दिया, अब पता चला कि जो जिसको पैसा निकालना है वो कैशियर अकाउंटेंट के पास न जाके आपके पास आ रहा है एडवांस सेक्शन में, तो क्या होगा, उसका जो इरिटेशन भी बढ़ेगा दोस्तों और ब्रांच की छवि भी गड़बड़ होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रांच एज ए डिलीवरी चैनल हैज़ अंडरगॉन वेरियस इंप्रूवमेंट इन द लाइबिलिटी साइड आल्सो। ठीक है दोस्तों, तो असेट लाइबिलिटी दोनों तरफ में अलग अलग चेंजेस हुए हैं। फॉर ओपनिंग द डिफरेंट लाइबिलिटी अकाउंट्स, ब्रांच इन द ब्रिक्स एंड मोर्टाज फॉर्मेट परफॉर्म ओनली द रोल ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है पर्सनल बैंकिंग में जो एडवांस का सेक्शन है दोस्तों, वो तो टोटली आपको ब्रांच लेवल पर ही ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ब्रांच का जो डिलीवरी चैनल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है दोस्तों। अगला है दोस्तों एक्सटेंशन काउंटर। ये एक्सटेंशन काउंटर के बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस किए थे। एक्सटेंशन काउंटर कुछ नहीं दोस्तों, बस ये ब्रांच का छोटा रूप है। मतलब जब बहुत ज़्यादा रश होने लगता है ब्रांचेज में, तो ऊपर से डिसाइड होता है कि इस एरिया से ज़्यादा क्राउड आ रहा है, उधर जाके एक छोटा सा एक्सटेंशन काउंटर खोल दो और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे डेबिट है, क्रेडिट है, पासबुक प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। और सारी जो बड़े काम है जैसे लोन वगैरह का, आपको मेन ब्रांच में ही आना पड़ता है ज़्यादातर जगह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है एक्सटेंशन काउंटर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ब्रांच ओपन इन स्पेसिफाइड लोकेशन फॉर ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द स्पेसिफाइड ग्रुप विद इन देयर कमांड एरिया। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए। एक्सटेंशन काउंटर्स आर बेसिकली अटैच्ड टू द ब्रांच एंड कंट्रोल्ड बाय द ब्रांच फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ठीक है दोस्तों, तो जिस ब्रांच से ये कनेक्ट रहता है दोस्तों, उसकी सारी गतिविधियाँ वो मॉनिटर करता है, बैलेंस शीट वही बनाता है, अकाउंटिंग वगैरह सब उसी मेन ब्रांच से की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिस ब्रांच से एक्सटेंशन काउंटर अटैच होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जैसे द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सटेंशन काउंटर वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू ए क्लोज ग्रुप लाइक कोर्ट्स। तो ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कोर्ट केस वगैरह ये सारी चीज़ एक्सटेंशन काउंटर से वो डीलिंग नहीं होगी दोस्तों, उसके लिए आपको जो अटैच्ड ब्रांच है उसके साथ डील करना चाहिए, इसका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आगे होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस आर ए स्पेसिफिक कंपनी इन देयर प्रीमाइसेस। हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खोली जा सकती हैं जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आने के चांस रहते हैं। तो आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, उनके प्रोमाइसेस में कहीं भी खोल सकते हैं इस तरह के एक्सटेंशन काउंटर। एक्सटेंशन काउंटर प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है दोस्तों, एक्सटेंशन काउंटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेल बैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ठीक है, और इनका कास्ट जो है काफ़ी कम आता है ब्रांच के कंपेयर में। ये लोग दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं उस चीज़ों को ज़्यादा करते हैं दोस्तों। दे ब्रिंग अ कोर टर्म डिपॉजिट एज वेल एट कासा रिसोर्स which are held as operative resource of the institution. But the concept of extension counter is getting diluted in the recent past as they are crossing their boundaries to cover the entire area in that geography by getting themselves। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ दिनों से दोस्तों एक्सटेंशन काउंटर का जो रोल है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी बीसीज का इंट्रोडक्शन हो गया। ये बीसीज लोग आने से एक्सटेंशन काउंटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझ में आता। ऊपर से सर
ये जो डिजिटल बैंकिंग का ये हो गया है दोस्तों, इससे भी थोड़ा सा असर पड़ा है। आगे है दोस्तों दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट डिलीवरी चैनल। अभी तक तो हमने फिजिकल चैनल देखा। फिजिकल चैनल में क्या क्या थे दोस्तों, ब्रांच था और एक्सटेंशन काउंटर थे। अब आगे है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट डिलीवरी चैनल। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, जो एटीएम है दोस्तों, ये जो है ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल के अंदर आता है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि आपको एक जगह एटीएम मशीन रहती है और कहीं से किसी भी किसी भी बैंक का एटीएम लेके आप इससे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट, आजकल दूसरा एक मशीन आया कोएस्क है दोस्तों, उसमें आप लोग पासबुक वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। टू ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एज एन एडिशनल चॉइस टू विड्रॉल मनी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड प्लेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको किसी भी समय, दिन को या रात को, किसी भी समय आपको पैसे प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों। आप जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे आपको पैसे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि ये सुविधा आपको ब्रांच लेवल पर नहीं मिलती। ब्रांच पे एक टाइमिंग होता है 10 से 5, और उसमें कस्टमर टाइम कितने बजे तक, उसी समय पैसे मिले। लेकिन इसमें 24 आवर आपको पैसे मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों, टू मूव द कस्टमर अवे फ्रॉम द काउंटर एज सर्विस कॉस्ट इज़ कंपेरेटिवली लेस। ठीक है दोस्तों, अब इसके आ जाने से दोस्तों, आपका जो कस्टमर है वो इसकी तरफ जाता है, आप उसको एटीएम इशू कर दीजिए, वहाँ से जाएगा और ये सर्विसेज ले सकता है। इससे आपके ब्रांच में भीड़ भी कम होगी, और जो एक एटीएम का कास्ट है दोस्तों, ब्रांच के कास्ट से बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है दोस्तों, तो एक ब्रांच कई एटीएम मैनेज कर सकते हैं, या एटीएम मैनेज करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ एटीएम टू डिलीवर सर्विस टू रिटेल कस्टमर। वैसे तो दोस्तों कई तरह के एटीएम हैं दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे हम स्पेशली दो टाइप के एटीएम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑन साइड एटीएम एंड ऑफ साइड एटीएम। ठीक है दोस्तों, अब जो ऑन साइड एटीएम होते हैं दोस्तों, ये कहाँ होते हैं, ये ब्रांच में या ब्रांच के आसपास होते हैं। ऑन साइड एटीएम आर इंटेंडेड टू ऑफर द फैसिलिटी ऑफ कैश विड्रॉल, कैश रेमिटेंसेज, बैलेंस इंक्वायरी एट द ब्रांच प्रोमाइसेस इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, या तो ब्रांच के प्रोमाइसेस में होगी या उसके जस्ट अगल बगल होगी। और ऑफ साइड एटीएम आर डिजाइन टू बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिए, ऑन साइड एटीएम कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ऑन साइड एटीएम होते हैं ब्रांच के प्रोमाइसेस में या उससे जस्ट 10-5 मीटर के आसपास ही रहता है। ठीक है दोस्तों, और ऑफ साइड एटीएम कहाँ रहता है दोस्तों, ये ब्रांच से दूर सिचुएटेड रहते हैं। काम दोनों सेम ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ऑफ साइट मॉडल ऑफ एटीएम हैज प्रूव टू बी अ वेरी पॉपुलर एज देर वाज नो कंपल्सन फॉर द कस्टमर टू विजिट द ब्रांच इवन फॉर ट्रांजेक्टिंग इन एटीएम। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑन साइड एटीएम है उसके लिए भी आपको ब्रांच में जाना पड़ता है दोस्तों, लेकिन जो भीड़ वगैरह है उसको देखते हुए लोग बगल में जो एटीएम लगा है उससे पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको ब्रांच तक जाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रांच में ही सिचुएटेड रहता है या उसी के जस्ट आसपास में सिचुएटेड रहता है। लेकिन जो ऑफ साइड में एटीएम है दोस्तों, ये दूर रहता है कहीं भी, और आप जाते जाते रास्ते में गए, कहीं दिख गया, वहाँ से भी पैसे विड्रॉल कर ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द सक्सेस ऑफ एटीएम एज ए डिलीवरी चैनल इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स। तो डे बाय डे दोस्तों एटीएम के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग किसी भी समय, जैसे शाम को मार्केट वगैरह गए तो वहाँ जाके निकाल लिए पैसे, उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइम का, और पैसे की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको 500 रुपये चाहिए, आप जाके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एटीएम के आने से बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख रहे हैं। द एटीएम ऑफ द बैंक, हाँ, सब्सिक्वेंटली फ्रॉम अक्टूबर 2009 आरबीआई इशूड गाइडलाइंस अलाउिंग ऑपरेशन फीस। ठीक है दोस्तों, तो 2009 से, इससे पहले फ्री थे, 2009 से आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए फ़ीस का व्यवस्था कर दी कि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो भैया 4 ट्रांजैक्शन है तो आपको फ्री मिलेगा।
उसके बाद के ट्रांजैक्शन में आपको पैसे देने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा चार्जेस नहीं होते दोस्तों, ये बहुत मामूली होते हैं। किसी बैंक में 15 रुपये होता है, किसी में 17 रुपये होता है, किसी में 20 रुपये भी चार्ज होते हैं। विथ रिगार्ड टू सेविंग बैंक कस्टमर, 5 विड्रॉल थ्रू अदर बैंक ATM पर मंथ आर अलाउड फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, दूसरे बैंक से 5 विड्रॉल इसमें फ्री है, और उसके बाद 20 रुपये, ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है दोस्तों, हाँ, चार्जेस। उसके बाद आता है विथ रिगार्ड टू आवर, और ये नंबर ऑफ विड्रॉल दोस्तों, ये मेट्रोज़ में अलग है और रूरल एरिया में अलग है। मेट्रो में ये 4 ही ट्रांजैक्शन है दोस्तों। ठीक है, विथ रिगार्ड टू आवर नॉन सेविंग बैंक कस्टमर, देयर विल नॉट बी एनी 5 विड्रॉल थ्रू अदर ATM। ऑल विड्रॉल ट्रांजेक्शन इन अदर ATM आर चार्जेबल। ठीक है दोस्तों, जिसका सेविंग अकाउंट नहीं है दोस्तों, SBI अकाउंट नहीं है, उसके लिए ये जो 5 विड्रॉल फ्री थे अदर ATM से, वो फ्री नहीं रहते दोस्तों, हर विड्रॉल पे उनका पैसा कटता है। ठीक दोस्तों, मैक्सिमम कैश विड्रॉल वुड बी 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन द कस्टमर ऑफ द बैंक। अच्छा दोस्तों, ये क्या है कि पर ट्रांजेक्शन आपको ये 10,000 रुपये का विड्रॉल देते हैं, लेकिन ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है क्या सेटिंग की गई है। और पर डे जो है दोस्तों, ये पर विड्रॉल है, पर डे कुछ बैंकों में 20,000 है, कुछ बैंकों में 25,000 की लिमिट लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं ATM ऑपरेशन। एक मिनट दोस्तों, ATM ऑपरेशन में दोस्तों, लेट अस ट्राई टू लर्न द नॉन टेक्निकल फंक्शन ऑफ ATM टू अंडरस्टैंड द बेटर वे द बैकग्राउंड स्टोरी बिहाइंड द ATM कैसे संचालित होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑल बैंक्स हैव सेवरल ATM एंड दे आर लोकेटेड अक्रॉस जियोग्राफी बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेस एंड कनेक्टेड वाया ए वाइड एरिया नेटवर्क टू ए सेंट्रल सर्वर। ठीक है दोस्तों, जो भी ATM जहाँ फिक्स रहते हैं, जहाँ उनका लोकेशन रहता है, वो जो है दोस्तों, उनका जो सेंट्रल सर्वर रहता है, उसको WAN के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। WAN क्या होता है दोस्तों, वही वाइड एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ईच एंड एवरी ATM हैज़ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अब जो ATM होता है दोस्तों, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से पहला दोस्तों कार्ड रीडर। जब आप कार्ड डाल दें दोस्तों, तो उसमें एक मशीन रहता है जिसको कार्ड रीडर बोलते हैं, वो उसको रीड करता है, आपके जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर है, जो भी है आपका, वो रीड करता है दोस्तों। कैश डिस्पेंसर रहता है, जो कैश को डिस्पेंस करता है। कीबोर्ड रहता है दोस्तों, जहाँ से आप लोग इनपुट्स करते हैं, आप टाइप वाइप करते हैं, कितने अमाउंट निकालना है। डिस्प्ले यूनिट, जो मॉनिटर रहता है दोस्तों, जिसमें आप देखते हैं। और टच स्क्रीन वाले जो कंप्यूटर हैं दोस्तों, मॉनिटर हैं, वो। अंडर रिसिप्ट प्रिंटर, इंटायर पैकेज इज बंडल्ड इन द ATM मशीन। ये सारी चीज़ें एक ही ATM मशीन में दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से प्लेस्ड रहती हैं। कस्टमर नॉर्मली हैव द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर ऑपरेशन: विड्रॉल कैश फ्रॉम देयर अकाउंट एंड बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कस्टमर, अब तो और भी सारी चीज़ें आ गई दोस्तों, जैसे आपको कोई रिक्वेस्ट डालना है, नया ATM चाहिए, चेकबुक चाहिए, ये भी आप ATM के थ्रू अपना एप्लीकेशन रेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कस्टमर इंसर्ट ATM कार्ड इनटू द कार्ड रीडर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट। जैसे ही आप कार्ड को ATM के अंदर डालते हैं दोस्तों, आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप खुद भी किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ऑन द बैक ऑफ द ATM कार्ड के पीछे दोस्तों एक काली सी लाइन रहती है, और आजकल तो ये मैग्नेटिक चिप्स लगे वाला ATM आ रहे हैं दोस्तों। पहले क्या था, वो काली पट्टी रहती थी, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते थे, उसके अंदर आपके सारे इन्फॉर्मेशन फीड रहते थे। और ATM पे दोस्तों एक्सपायरी डेट रहता है, हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका जो कार्ड रीडर है वो रीड करता है। आगे है दोस्तों, एक मिनट, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेक्चर दोस्तों, तो हम लोग ATM के बाद इसको थोड़ा सा बंद करेंगे, और सारी चीज़ें जो बची रहेंगी वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आता है
ATM वैलिडेट द पिन, उसके बाद आप पिन डालते हैं तो पिन जो है आपके ATM मशीन में जैसे जाता है तो उसको वैलिडेट करता है, हाँ ये सही आदमी है, सही पिन डाला है कि नहीं। उसके बाद अगर आपका गलत है तो 2 चांस और देता है, 3 चांस और 3 बार आप पिन इंटर कर सकते हैं दोस्तों। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 24 घंटे के बाद ही आपका ATM फिर से एक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें है आगे, अब ये ATM इशूड एंड रिस्क। ठीक दोस्तों, तो जिस तरह से ATM डिलीवरी चैनल के लिए एक अहम हिस्सा है दोस्तों, उसी तरह से ये एक रिस्क भी है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कि ATM आर डबल एज स्वॉर्ड, ये दुधारी तलवार है। ये जितना ज़िंदगी को आसान बनाया हुआ है उतना ही इससे परेशानियां भी है दोस्तों, क्योंकि आजकल फ्रॉड के इतने केसेस आ रहे हैं और लोग जानते हुए भी गलती से अपना पिन नंबर, ATM नंबर, ये सारी चीज़ें बता देते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।